नमस्कार, मैं डॉक्टर विश्राम, असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज बांदीकुई। इतिहास विषय में रुचि रखने वाले सभी विद्यार्थियों, अध्येताओं एवं अनुसंधानकर्ताओं का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। एक नवीन विषय बिंदु के साथ एक बार फिर से मैं आपके समक्ष हाजिर हूँ। जिस विषय बिंदु का आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं, उस विषय बिंदु का शीर्षक है यूरोप का पुनर्जागरण, आधुनिकता का अरुणोदय, 14वीं से 16वीं सदी का समय। ये विषय बिंदु अपने आप में इतना महत्वपूर्ण है कि वर्तमान विश्व को समझना हो या वर्तमान यूरोप की वैज्ञानिक, तकनीकी और मानववादी प्रगति के चिंतन को समझना हो, इन सब के मूल में इस सदी के, विशेषकर 14वीं से 16वीं सदी के पुनर्जागरण का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अगर हमें समकालीन विश्व को के परिदृश्य को समझना है, विशेषकर यूरोप की सभ्यतागत और तकनीकी और वैज्ञानिक प्रगति के मर्म को समझना है, तो हमें पुनर्जागरण के वास्तविक मर्म को, पुनर्जागरण के चिंतन को और पुनर्जागरण की अंतर्वस्तु को समझने का प्रयास करना होगा। जब तक हम पुनर्जागरण की अंतर्वस्तु को नहीं समझ पाएंगे, तब तक हम समकालीन विश्व की और विशेषकर यूरोप की आधुनिक प्रगति के प्रतिमानों को से हमारा परिचय वो अधूरा रहेगा। अतः आवश्यकता है कि हम पुनर्जागरण की विषय वस्तु को समझें, उसके वास्तविक मर्म को जानने का प्रयास करें कि पुनर्जागरण ने किस प्रकार से यूरोप को वो गुरुत्व, वो तो ऊर्जा प्रदान की, जिसके बलबूते पर यूरोप ने कभी पीछे पलट कर नहीं देखा या पीछे मुड़कर नहीं देखा, और उसने सभ्यता के और वैज्ञानिक प्रगति के ऐसे प्रतिमान स्थापित किए कि आज समूचा विश्व है। और यह समूचे विश्व की जो भी वैज्ञानिक प्रगति जो हमें दिखाई दे रही है, उन सब के पीछे यूरोप का बहुत बड़ा योगदान रहा है। और यूरोप की इस प्रगति के पीछे, यूरोप की इस संवृद्धि और विकास की यात्रा के पीछे पुनर्जागरण के चिंतन का बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो हमें इसी पुनर्जागरण को विस्तार से और स्पष्टता के साथ समझने का प्रयास करना होगा कि आखिरकार पुनर्जागरण क्या था। क्या पुनर्जागरण एकाएक प्रस्फुटित हुई घटना थी, या पुनर्जागरण के पीछे किन तत्वों का, किन कारकों का योगदान था? क्या पुनर्जागरण सदियों के अप्रतिम प्रयासों का परिणाम था? पुनर्जागरण के पीछे वो कौन से कारक थे या कौन सी घटनाएं जिम्मेदार रही जिन्होंने यूरोप को एक प्रकार से मैं कहूँ कि आधुनिकता के संवाहक के रूप में तैयार किया, और जिसके बाद में यूरोप ने कभी प्रतिगामी कदम नहीं उठाए और यूरोप निरंतर प्रगतिशील और आधुनिक सभ्यतागत विचारों का एक आदर्श स्थल बन गया। और उसी प्रतिमान को निरंतर बरकरार रखते हुए यूरोप उसी यात्रा पर लगातार अग्रसर है। इन्हीं बातों को हम पुनर्जागरण की विषय वस्तु के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। अब जब हम बात करते हैं कि पुनर्जागरण, तो पुनर्जागरण किसके लिए था? क्या यूरोप के संदर्भ में पुनर्जागरण का आशय कुछ और था, शेष विश्व के संदर्भ में कुछ और था? लेकिन इन बातों को समझने से पहले, जैसा कि हम कह रहे हैं कि पुनर्जागरण 14वीं से 16वीं सदी के एक यूरोप का बौद्धिक और सांस्कृतिक चिंतन था। इस 14वीं से और 16वीं सदी के बौद्धिक और सांस्कृतिक चिंतन को समझने से पहले हमें उसके कुछ फ्लैशबैक में जाना होगा, उसके अतीत के कालखंड को हमें खंगालना होगा कि वो कौन से कारण थे जिसके कारण से यूरोप में पुनर्जागरण की आवश्यकता पड़ी। तो इसे ही हम व्यापक रूप से हम इसकी परिचर्चा करने जा रहे हैं। 5वीं से 13वीं सदी का यूरोप, जैसा कि कहा जाता रहा है पश्चिमी चिंतकों के द्वारा, पश्चिमी इतिहासकारों के द्वारा, कि पश्चिमी यूरोप में 5वीं से 13वीं सदी है वो अंधकारमय युग था। अंधकारमय युग, जैसा कि मैंने अपने पूर्ववर्ती व्याख्यान में इस पर व्यापक चर्चा की है कि अंधकार में युग का तात्पर्य एक ऐसी स्थिति से है, एक ऐसे कालखंड से है जिसमें सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक और सभ्यतागत प्रतिमान एक तरह से धूमिल होते हुए नजर आते हैं। मनुष्य के जीवन की चेतना समाप्त हो जाती है, मनुष्य क्रियाशील नहीं माना जाता है, और ऐसा लगता है कि जैसे उम्मीद, किसी भी प्रकार की ऊर्जा है वो तिरोहित हो गई है या काल के आगोश में कहीं समा गई है। तो क्या 5वीं से और 13वीं सदी का यूरोप है, क्या उस प्रकार का यूरोप रह गया था जिसमें मनुष्य क्रियाशील नहीं था? मनुष्य की सभ्यता के सभी प्रतिमान हैं, क्या वो नष्ट हो गए थे? तो हमें इन्हीं बातों को समझने की आवश्यकता होगी, क्योंकि जब तक हम 5वीं से 13वीं सदी के यूरोप को
कि वास्तविक सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक दशा को हम नहीं समझ पाएंगे, तब तक हम 14वीं से और 16वीं सदी में, जिसे हम तथाकथित पुनर्जागरण का काल कह रहे हैं, उस पुनर्जागरण के वास्तविक मर्म से हम परिचित नहीं हो पाएंगे। तो हमें सबसे पहले 5वीं से 13वीं सदी के यूरोप की स्थिति को देखने का प्रयास करना होगा। तो हमारे सामने जो सबसे पहले हमारे ज़हन में जो प्रश्न उठता है वो यही उठता है कि क्या 5वीं से 13वीं सदी के यूरोप में क्या जीवन चेतना शून्य हो गई थी, जिसके कारण से 14वीं सदी में अकस्मात एक विस्फोट हुआ, एक बौद्धिक और एक सांस्कृतिक चिंतन की लहर चली। क्या ये एकाएक घटित होने वाली घटना थी? क्या इसके पीछे से 5वीं से और 13वीं सदी की वैचारिक या राजनीतिक पृष्ठभूमि का कोई योगदान नहीं था? इन्हीं बातों को हम एक एक करके देखने का प्रयास करेंगे। तो हम बात करते हैं कि क्या 5वीं से 13वीं सदी के यूरोप में क्या जीवन चेतना शून्य हो गई थी। जीवन चेतना शून्य होने का यहाँ पर तात्पर्य है कि इस काल में जैसा कि पश्चिमी राजनीतिक चिंतकों, पश्चिमी इतिहासकारों और पश्चिमी दार्शनिकों ने कहा कि 5वीं से 13वीं सदी है वो अंधकार में युग थी, जिसमें मनुष्य क्रियाशील नहीं था। मनुष्य के जीवन की ऊर्जा, मनुष्य के जीवन की उम्मीदें, मनुष्य का एक भविष्य के प्रति एक प्रश्न चिन्ह है वो कहीं ना कहीं लग गया था। तो हम 5वीं से 13वीं सदी के यूरोप में जीवन चेतना शून्य हो गई थी। इसके पीछे हम मुख्यतः 3 आधारों को देख सकते हैं, जिनके आधार पर ये आधार सत्य हैं या गलत, अभी हम इस बात की चर्चा नहीं कर रहे। लेकिन जैसा कि पश्चिमी चिंतक, पश्चिमी इतिहासकार और पश्चिमी दार्शनिकों ने कहा कि इस काल में जीवन चेतना शून्य हो गई थी, तो उन्होंने इसके पीछे सबसे पहला जो आधार दिया वो ये है कि राजनीतिक अव्यवस्था और अराजकता का इस समय बोलबाला व्याप्त हो गया था। दूसरा आधार वो देते हैं कि सामाजिक व्यवस्था का पतन हो गया था, और तीसरा कहते हैं कि सांस्कृतिक मूल्यों का पतन हो गया था। इन सब बातों को कहने के पीछे इन दार्शनिकों, इन चिंतकों का ये आधार था कि यूरोप की उन्नत यूनानी और रोमन सभ्यता है वो 5वीं सदी ईस्वी में आकर के बर्बर जातियों के, आक्रांत जातियों के आक्रमण के कारण से है वो विलुप्त हो गई थी। और यूरोप एक ऐसे काल के आगोश में समा गया था जहाँ पर राजनीतिक व्यवस्था और अराजकता का बोलबाला था। सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक जैसे मूल्य हैं उनका पतन हो गया, और कहीं ना कहीं धर्म पर जो धर्म है वो मनुष्य पर पूरी तरह से केंद्रित हो गया, और धर्म का ऐसा कुचक्र चला, धर्म का ऐसा दुष्प्रचार किया गया कि पादरी पंथी, चर्च, पोप, इनकी त्रिकोणीय सत्ता ने मिल करके मनुष्य के स्वतंत्र चिंतन है उसको बाधित कर दिया, और मानववादी जो दृष्टि, जो कि एक मनुष्य के अस्तित्व के विकास के लिए नितांत आवश्यक है, उस मानववादी दृष्टि के से किए गए किसी भी चिंतन है उसको अवरोधित करने का प्रयास किया गया। या इन चिंतकों ने तो यहाँ तक कहा गया है कि इस काल में मानववादी चिंतन का कोई नामो निशान नहीं था। इस काल की पूरी विचारधारा थी वो असहिष्णुता पर आधारित थी। इस काल का पूरा जो जीवन दर्शन था वो धार्मिकता पर आधारित था, या मैं कहूँ कि सांप्रदायिकता का कहीं ना कहीं पुट चढ़ा हुआ था, और धर्म के खिलाफ बोले जाने वाली किसी भी बात को स्वीकार नहीं किया जाता था। लेकिन ये इस 5वीं से 13वीं सदी के यूरोप को, जिसे कि ये लोग डार्क एज कह रहे हैं, ये इसका एक पक्षीय मूल्यांकन है। अगर हम तथ्यों का बारीकी से अवलोकन करें, तथ्यों को गहराई में जाकर के समझने का प्रयास करें, तो ऐसा नहीं है कि 5वीं से 13वीं सदी के यूरोप में वो मनुष्य क्रियाशील नहीं था, या उसकी राजनीतिक चेतना है वो विलोपित हो गई थी, सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों का पतन हो गया था। हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है कि जैसा यूनानी और रोमन सभ्यता में उच्च प्रतिमान सभ्यता, संस्कृति, राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था के स्थापित किए गए थे, उस तरह का चिंतन कहीं ना कहीं इस समय हमें देखने को नहीं मिलता। लेकिन फिर भी कोई भी कालखंड हो या सभ्यता का कोई भी दौर हो, चाहे वो प्रतिगामी हो या प्रगतिशील हो, वो पूरी तरह से चेतना शून्य नहीं होता, वो विवेक शून्य नहीं होता। उसमें अपने समय के अनुसार, कुछ परिस्थितियों के अनुसार उसमें कुछ प्रतिगामी कदमों का समावेश हो जाता है, लेकिन वो प्रतिगामी कदम इस कदर भी हावी नहीं होते कि उस कालखंड को हम अंधकार में युग कहें, या कहें कि कुछ उम्मीद या कुछ रोशनी या भविष्य के लिए कोई किसी भी प्रकार की आशा है वो नहीं बची हुई थी। तो हमें इन्हीं चीज़ों को एक व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखने की आवश्यकता है।
चूँकि जैसा कि मैंने कहा कि तथ्य होते हैं वो अपने आप में पवित्र होते हैं, लेकिन उन तथ्यों की व्याख्या करने वाले इतिहासकार होते हैं या दार्शनिक होते हैं या चिंतक होते हैं, उनमें व्यक्तिगता का, आत्मनिष्ठता का समावेश हो जाता है और वो विभिन्न प्रकार के उद्देश्यों और स्वार्थों से प्रेरित होकर के किसी काल विशेष को या किसी ऐतिहासिक व्यक्तित्व को नायक या डार्क एज जैसी संज्ञाओं से अभिहित करते हैं। हमें इन बातों का सतर्कतापूर्वक और सावधानीपूर्वक पर्यवेक्षण करने की आवश्यकता है। इन भ्रामक अवधारणाओं से हमें बचने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारा विवेक हमारी दृष्टि है और हमारे विवेक और दृष्टि और वैज्ञानिक सोच के आधार पर हमें तथ्यों की सूक्ष्म परीक्षण करके ही हम किसी निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। तो अगर मैं कहूं कि 5वीं सदी से 13वीं सदी के यूरोप की वास्तविकता क्या है, तो इस काल के अगर मैं सकारात्मक पक्षों की बात करूं, जिसके आधार पर यह साबित होता है कि इस काल में जीवन चेतना शून्य नहीं हुई थी, इस काल का मनुष्य भी क्रियाशील था, इस काल की राजनीतिक व्यवस्था, सामाजिक और सांस्कृतिक व्यवस्था में भी वो ऊर्जा, वो प्राण तत्व बाकी था, जिसने आगे आने वाले यूरोप के लिए एक मार्गदर्शन का काम किया, एक पथ प्रदर्शक का काम किया। तो हम देखते हैं कि इस काल का जो यूरोप है वो क्रियाशील था, इस काल का व्यक्ति है वो भी क्रियाशील था। हाँ, यूनानी और रोमन सभ्यता की जैसा राजनीतिक व्यवस्था थी, वो इस काल में राजनीतिक व्यवस्था है वो ग्रामीण सामंती जीवन और चर्च की व्यवस्था पर आधारित हो गई थी। लेकिन इसका तात्पर्य ये नहीं है कि यूरोप क्रियाशील नहीं था या व्यक्ति क्रियाशील नहीं था। अगर यूरोप और व्यक्ति क्रियाशील नहीं होता तो एक राजनीतिक व्यवस्था का दूसरा स्वरूप, जिसे आधुनिक संदर्भों में भले ही निरंकुशवादी व्यवस्था कहा जाता हो, जिसे आधुनिक संदर्भ में भले ही प्रगति को बाधित करने वाला कदम कहा जाता हो, वो उस समय दिखाई नहीं देता। तो केवल राजनीतिक व्यवस्था के स्वरूप में परिवर्तन को या सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था के स्वरूप में किसी नए झुकाव की तरफ अग्रसर होने को हम ये नहीं कह सकते, चूंकि ये पूर्व के कालखंड के स्तर का नहीं था, इसलिए ये एक प्रकार से किसी भी प्रकार की क्रियाशीलता से विहीन था या इसमें किसी भी प्रकार की ऊर्जा या भविष्य के लिए कोई आशा नहीं बची थी। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो इस काल का यूरोप भी क्रियाशील था और व्यक्ति भी क्रियाशील था। कुछ उदाहरण हैं इस बात की पुष्टि करते हैं। इस काल में हम पेरिस, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, लाइप्जिग के विश्वविद्यालयों की उपस्थिति देखते हैं, जिसमें भले ही दबे स्वरों में हो या भले ही उस प्रकार का बौद्धिक चिंतन देखने को नहीं मिलता हो, लेकिन इनमें भी अध्ययन अध्यापन की एक तार्किक चिंतन प्रणाली है वो निरंतर जारी थी। कला चेतना के साक्ष्य के रूप में अगर हम देखें तो पेरिस, रेन्स और कोलोन के गिरजाघरों की भव्य उपस्थिति इसी काल की है, वो दिखाई देती है और उन्हें सांस्कृतिक प्रतिमानों में हम किसी भी प्रकार से हम कम नहीं मान सकते। तो जो 5वीं से 13वीं सदी के यूरोप को जो नकारात्मक छवि प्रस्तुत की गई है कि इस काल में यूरोप की जीवन चेतना शून्य हो गई थी, उपयुक्त सभी तथ्य क्रियाशील यूरोप, क्रियाशील व्यक्ति, पेरिस, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज और लाइप्जिग के विश्वविद्यालयों की उपस्थिति हो या कला चेतना के साक्ष्य के रूप में पेरिस, रेन्स और कोलोन के गिरजाघरों की भव्य मौजूदगी है, उस अंधकार में युग की अवधारणा पर कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह लगाते हुए प्रतीत होते हैं। अगर हम 5वीं से 13वीं सदी के अगर हमने सकारात्मक पक्षों की बात की तो निस्संदेह यूनानी और रोमन सभ्यता की तुलना में इस काल में आधुनिक संदर्भ के से अगर हम तुलना करें तो कुछ नकारात्मक बातें हैं वो भी देखने को मिलती हैं, जिसे हम मानववादी दृष्टिकोण से हम नकारात्मक विचार कह सकते हैं, प्रतिगामी कदम कह सकते हैं या सभ्यता को अवरोधित करने वाली बातें हैं वो कही जा सकती हैं। तो 5वीं से 13वीं सदी के अगर हम ऐसे ही कुछ नकारात्मक पक्षों की बात करें तो इस समय धर्म और सामंतवाद का व्यापक प्रचार प्रसार देखने को मिलता है। ये धर्म और सामंतवाद है, इसके आपसी गठबंधन ने कहीं ना कहीं स्वतंत्र चिंतन को, सहिष्णुता को, धर्मनिरपेक्ष दृष्टि है उसको बाधित करने का प्रयास किया। इस काल में चर्च, राज्य, पोप और शासक का शोषणकारी तंत्र है, उसने व्यक्ति के जीवन को इस तरह से अपनी बेड़ियों में जकड़ लिया था कि मानववादी दृष्टिकोण है या सृजनात्मक मनुष्य का अस्तित्व है वो काल के गर्त में समा चुका था या उसकी जीवन चेतना एक प्रकार से हम कहें कि विलुप्त होती सी नजर आती है। इस काल का समाज निस्संदेह ही असहिष्णु बना, अंधविश्वासों का इस समय व्यापक प्रचलन हुआ और चूंकि आप जानते हैं कि जब भी धर्म किसी समाज पर, किसी सभ्यता पर या सब एक कालखंड में जब हावी होता है तो वो समाज हमेशा से ही असहिष्णु बनता है
वो अंधविश्वास में इस कदर डूब जाता है कि वैज्ञानिक प्रगति, मानववादी दृष्टिकोण, सहिष्णुता और धर्मनिरपेक्ष विचारों को वो अपने विरोधी मानता है और उसी प्रकार से उनका दमन और उनको सप्रेस करने का प्रयास किया जाता है। तो इस काल में चमत्कार में आस्था व्यापक रूप से विद्यमान थी और कहीं ना कहीं हम कहें कि जब वैज्ञानिक और तार्किक चिंतन की प्रगति को अवरुद्ध किया गया तो इस काल में हम एक प्रकार से मानसिक जड़ता की प्रवृत्ति भी देख सकते हैं। इस काल में ये कुछ नकारात्मक बातें हैं, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि पेरिस, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, लाइप्जिग के विश्वविद्यालयों में भी जिज्ञासा, चेतना और संघर्षपूर्ण अध्ययन की प्रवृत्ति विद्यमान थी। लेकिन ये जिज्ञासा, चेतना और संघर्ष थे वो अपवाद थे, ये नियम नहीं थे, यानी ये अपवाद रूप में जारी थे। तो कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि 5वीं से 13वीं सदी जिस तरह से पश्चिमी चिंतकों, दार्शनिकों और इतिहासकारों ने इस सदी का अवलोकन किया है, इस सदी की तस्वीर आज तक हमारे समक्ष पेश की है, उस तरह का अंधकार में युग हमें दिखाई नहीं देता। इसमें यूनानी और रोमन सभ्यता से कालगत अंतर देखने को अवश्य मिलता है, लेकिन चूंकि ये समय और परिस्थितियों की विशेष मांग थी, तो इन समय और परिस्थितियों की मांग के अनुसार मनुष्य क्रियाशील था, मनुष्य के जीवन की चेतना विद्यमान थी। हाँ, ये अवश्य कहा जा सकता है कि आधुनिक संदर्भ में तार्किकता, सहिष्णुता, धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण या मानववादी दृष्टिकोण है, उनका इस काल में एक प्रकार से अभाव देखने को मिलता है। हाँ, ये कुछ अपवाद के रूप में कुछ विश्वविद्यालयों में और कुछ व्यक्ति स्वतंत्र रूप से इस चिंतन में लगे हुए थे, लेकिन इन्हें हम नियम के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते। तो हमारा जो अंतिम निष्कर्ष है 5वीं से 13वीं सदी का यूरोप, उसे हम अंधकार में युग नहीं कह सकते। हाँ, ये अवश्य कह सकते हैं कि यूनानी और रोमन सभ्यता की तुलना में ये इस कालखंड में चाहे सभ्यता के स्तर पर हो, चाहे सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक स्तर पर हो, काल और परिस्थितियों के अनुसार कहीं ना कहीं अधोगामी प्रवृत्ति देखने को मिलती है। अब हम अपनी बात, अपने जो अध्ययन के जो बिंदु है उस पर फिर से लौटने का प्रयास कर रहे हैं। तो हम जैसा कि हमने देखा कि पुनर्जागरण कालीन हम यूरोप की बात कर रहे हैं, जिसके कारण से ये माना जाता है कि वहाँ पर एक नया सवेरा हुआ, एक नए सूर्य की रोशनी है, रश्मि है, उसका बिखराव हुआ, जिसके कारण से उस यूरोप का जन्म हुआ जिस यूरोप ने कभी पीछे पलटकर नहीं देखा। लेकिन मज़ेदार बात यह है या मनोरंजक बात यह है कि जिस पुनर्जागरण को लेकर के यूरोप की सभ्यता और प्रगति इतनी प्रतिमान गढ़े गए हैं, उस यूरोप में जिस यूरोप में 14वीं से 16वीं सदी के पुनर्जागरण का काल कहा गया है, वो वास्तव में 14वीं से 16वीं सदी में किसी भी व्यक्ति को या उस समय के किसी भी चिंतक ने इस शब्द का इस्तेमाल नहीं किया कि वहाँ पर 14वीं से 16वीं सदी में जो भी वैज्ञानिक, सांस्कृतिक या तार्किक चिंतन की जो धारा, अविरल धारा प्रवाहित हो रही थी, उस कालखंड को किसी भी विद्वान, किसी भी चिंतक या किसी भी कला मर्मज्ञ ने पुनर्जागरण के नाम से संबोधित नहीं किया। वास्तव में पुनर्जागरण का ये नामकरण है, ये 19वीं शताब्दी में दिया गया। जेम्स बर्कहार्ट ने 1860 ईस्वी में एक उत्कृष्ट पुस्तक की रचना की। उस पुस्तक का शीर्षक था सिविलाइजेशन ऑफ रेनेसां इन इटली। उसमें उसने पहली बार 14वीं से और 16वीं सदी के यूरोप में, विशेषकर इटली में जो कुछ भी घटित हुआ था, उसको पुनर्जागरण के नाम से संबोधित किया। जेम्स बर्कहार्ट जब रेनेसां या पुनर्जागरण की बात करते हैं तो उनका कहने का तात्पर्य ये था कि एक प्रकार से इटली का और यूरोप का रीबर्थ हुआ, यानी पुनर्जन्म हुआ। यूनानी और रोमन सभ्यता के प्रतिमानों को से प्रेरणा लेकर के एक नए यूरोप को गढ़ने का प्रयास किया गया। तो हम जिस पुनर्जागरण की बात कर रहे हैं, उस पुनर्जागरण शब्द का जन्म 1860 ईस्वी में जेम्स बर्कहार्ट ने अपनी पुस्तक सिविलाइजेशन ऑफ रेनेसां इन इटली में पहली बार उस शब्द का उल्लेख किया और उन्होंने कहा कि यूनानी और रोमन सभ्यता के प्रेरणा लेकर के, उसके आदर्शों से संचालित होकर के जो 5वीं से और 13वीं सदी में कहीं ना कहीं जिनको विस्मृत कर दिया गया था, उनको 14वीं से और 16वीं सदी के बीच में फिर से पुनर्जन्म या रीबर्थ करने का प्रयास किया गया और एक ऐसे यूरोप का सांचा गढ़ा गया जिस यूरोप ने पीछे पलटकर नहीं देखा। अगर हम बात करें कि यूरोप के संदर्भ में हम पुनर्जागरण को किस रूप में देखें,
यूरोप के संदर्भ में पुनर्जागरण को अगर हम देखें तो हम कुछ बिंदुओं के माध्यम से अपनी बात को स्पष्ट कर सकते हैं। वास्तविकता में 14वीं से 16वीं सदी का यूरोप या यूरोप का पुनर्जागरण जो 5वीं से 13वीं सदी ईस्वी में जो यूनानी और रोमन सभ्यता है उसको विस्मृत कर दिया गया था, उस यूनानी और रोमन सभ्यता के प्रगतिशील विचारों का पुनर्जीवन या पुनर्यौवन था। उन्हीं विचारों को इस कालखंड में फिर से एक नए रूप में, नई दृष्टि के साथ, नए उद्देश्य और लक्ष्यों के साथ से प्रतिस्थापित करने का प्रयास किया गया। तो पुनर्जागरण के बारे में जो बात सबसे पहले कही जा सकती है वो यही कि विस्मृत होती यूनानी और रोमन सभ्यता के प्रगतिशील विचारों का पुनर्जीवन या पुनर्यौवन ही 14वीं से 16वीं सदी के यूरोप का पुनर्जागरण था। यह पुरातन की प्रेरणा पर आधारित नवीन के निर्माण का प्रारंभ था। पुरातन की प्रेरणा का तात्पर्य यूनानी और रोमन सभ्यता के उत्कृष्ट उदात्त विचारों से है। इस परिघटना की पुनर्जागरण को हम किस रूप में देखते हैं? ये पुनर्जागरण की अभिव्यक्ति अगर हम उस युग के कालखंड में देखना चाहें तो किस रूप में अभिव्यक्त होती है? तो इस पुनर्जागरण की परिघटना की सबसे मुखर अभिव्यक्ति जो देखने को मिलती है वो हुई सांस्कृतिक क्षेत्र में। परंतु इस पुनर्जागरण की इस सांस्कृतिक क्षेत्र में अभिव्यक्त होने की घटना के पीछे जो वास्तविक स्वरूप था वो आर्थिक था, यानी आर्थिक लक्ष्य और आर्थिक उद्देश्यों ने प्रेरित होकर के इस पुनर्जागरण की परिघटना को जन्म दिया। अब हम इस पुनर्जागरण, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि जिस समय यूरोप में ये नवीन विचारों का विकास हुआ या नवीन विचार जो देखने को मिले, उस नवीन विचारों का या नवीन जो तार्किक प्रगति है वो शेष विश्व में भी उसी प्रकार की व्याप्त थी। जैसा कि हम देखते हैं कि 14वीं से और 16वीं सदी का जो भारत है कहीं ना कहीं उस यूरोप से सभ्यता और संस्कृति के प्रतिमानों में एक ऊंचे दर्जे पर विराजमान था। इस 14वीं से 16वीं सदी के समय में ही हम कबीर, नानक, मीरा जैसे जो मानववादी और तार्किक, धार्मिक, धर्मनिरपेक्ष विचारों के महान संतों और विचारकों की दृष्टि को देख सकते हैं। 14वीं से 16वीं सदी के यूरोप का जो ये चिंतन हुआ, उस यूरोप के चिंतन ने यूरोप को साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद की प्रेरणा प्रदान की और इस साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद के घोड़े पर सवार होकर के उन्होंने समूची मानव जाति पर आक्रांत तरीके से शासन करने का प्रयास किया। दुनिया के बहुत से हिस्सों में इसी नवीन चिंतन के आधार पर नए नए देशों की खोज हुई और उनसे यूरोप के लोगों ने अपना स्वार्थ साधने का प्रयास किया। लेकिन यूरोप के लोगों ने जो अपने कालखंड में जिन उदात्त विचारों के आधार पर उन्होंने कहा कि हमारा नवीन पुनर्जन्म हुआ है या वैज्ञानिक और सभ्यता की प्रगति के नए प्रतिमान हमने स्थापित करने के प्रयास किए हैं, उन वैज्ञानिक और सभ्यता की प्रगति के प्रतिमानों को उन्होंने दुनिया के अन्य देशों में, चाहे वो भौगोलिक खोजों के माध्यम से हो या साम्राज्यवाद हो या उपनिवेशवाद के माध्यम से, उन्होंने लागू करने का प्रयास नहीं किया। अपितु साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद और भौगोलिक खोजों के इस त्रिभुज के माध्यम से उन्होंने दुनिया के पिछड़े हुए लोगों का या दुनिया के दूर दराज के संसाधनों पर कब्जा जमाया, वहाँ के लोगों को, वहाँ की पूरी सभ्यता को नष्ट करने का प्रयास किया। तो हम ये कह सकते हैं कि जिस पुनर्जागरण ने यूरोप को प्रगति के पथ पर आरूढ़ किया, यूरोप को एक नई दिशा प्रदान की, उन्हीं यूरोप के लोगों ने इसका जो वैश्विक जो प्रभाव देखने को मिला वो एक प्रतिगामी कदम के रूप में आता है। ये साम्राज्यवाद, ये उपनिवेशवाद, ये भौगोलिक खोजें, संसाधनों पर अतिशय दोहन की बात हो, इसने धीरे धीरे पूरी मानवता को 2 विश्व युद्धों में धकेल दिया और इन 2 विश्व युद्धों के विनाशकारी परिणाम से आप सभी परिचित हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि हम यूरोप में जो 14वीं से 16वीं सदी में जो पुनर्जागरण हुआ उसका हम समूचे विश्व के संदर्भ में साधारणीकरण है वो नहीं कर सकते। जहां यूरोप के लिए ये समृद्धि का, ये प्रगति का, ये वैज्ञानिक और तार्किक सोच का परिणाम था, उन्हीं यूरोप के लोगों ने जब वो दुनिया के दूसरे हिस्सों में गए विभिन्न उद्देश्यों से प्रेरित होकर के, तो एक प्रकार से जिन दुनिया के देशों में 14वीं से 16वीं सदी में उन्नत सभ्यताएं विद्यमान थी, उस उन्नत सभ्यताओं को अपने निहित स्वार्थों की खातिर इन यूरोप के लोगों ने, जो अपने आप को तथाकथित पुनर्जागरण के संवाहक कहते थे, उन्होंने उनको दूर दूसरित करने का प्रयास किया। अब कुल मिलाकर अगर हम मोटे तौर पर अगर हम कहें कि पुनर्जागरण को हम किस प्रकार से याद रखें, यहाँ पुनर्जागरण की बात सिर्फ यूरोप के संदर्भ में है। 14वीं-16वीं सदी से यूरोप को अगर हम 5 बातों जो हमें कहनी हो पुनर्जागरण के बारे में, तो वो क्या कही जा सकती है?
पुनर्जागरण के बारे में जो 5 बातें हमें याद रखी जा सकती हैं या हम कह सकते हैं, या पुनर्जागरण को इन 5 बिंदुओं के माध्यम से अभिव्यक्त कर सकते हैं, तो वो 5 बिंदु हैं। मानववाद, दूसरा है सृजनात्मक मानव की खोज, तीसरा है धर्मनिरपेक्षता, चौथा तार्किकता और पांचवा है वैज्ञानिक सोच। मानववाद का तात्पर्य ये है कि इस 14वीं से 16वीं सदी के समय में मनुष्य के जीवन में रुचि लेने लगा, मानव की समस्याओं के प्रति वह संवेदनशील बन गया और धर्म केंद्रित समाज से व्यक्ति केंद्रित समाज है उसका विकास, उस प्रकार की चिंतन प्रणाली का जन्म होने लगा। दूसरा है सृजनात्मक मानव की खोज। चूंकि मनुष्य का जीवन का जो लक्ष्य था वो 5वीं से 13वीं सदी में चर्च, धर्म और पोप के अधीन कर दिया गया था, लेकिन अब इस समय एक ऐसे रहस्यमयी मानव की खोज हुई जिसमें अपार संभावनाएं हैं, जिसको अपने विकास के लिए, अपनी प्रगति के लिए किसी ईश्वरीय चमत्कार या किसी आस्था की या किसी अंधविश्वास के पथ पर चलने की आवश्यकता नहीं थी। तो सृजनात्मक मानव की खोज है इस पुनर्जागरण की के चिंतन की सबसे बड़ी देन मानी जाती है। तीसरा धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता का तात्पर्य है कि धर्म के बारे में निष्पक्ष रह कर के सोचने की एक वैज्ञानिक दृष्टि, एक तार्किक चिंतन। इस काल में धर्म और व्यक्ति है, धर्म को व्यक्तिगत आस्था का विषय बताने का प्रयास किया गया और व्यक्ति के जीवन की प्रगति में धर्म के हस्तक्षेप के खिलाफ एक आवाज़ है, एक विरोध है, उसका स्वर उठने लगा और व्यक्ति का जो चिंतन है वो एक प्रकार से धर्म से निरपेक्ष रह कर के होने लगा। चौथी बात है तार्किकता। इस काल में तर्क के आधार पर ही किसी भी चीज़ को मानने की प्रवृत्ति है, उसकी शुरुआत हुई। किसी भी चीज़ को इस आधार पर नहीं माना जाए कि हमारा धर्म, हमारे पोप या हमारे सत्ताधीश या हमारे मठाधीश या धार्मिक अधिकारी उस बात का किस प्रकार से व्याख्यायित कर रहे हैं। चूँकि हमारे पास अपनी वैज्ञानिक दृष्टि है, हमारा विवेक है, हमारी चेतना है। अगर हमारी वैज्ञानिक दृष्टि, विवेक और चेतना पर वो कोई भी मत है या कोई भी व्याख्या है, अगर वो तार्किक रूप से खरी नहीं उतरती तो हमें उस बात को अस्वीकार कर देना चाहिए। पांचवा, इस काल के चिंतन में जो दिखाई देने को मिलता है वो वैज्ञानिक सोच। व्यक्ति प्रत्येक चीज को कार्य कारण के संबंध के आधार पर इस समय सोचने लगा। लेकिन ये सारी की सारी जो बातें मैंने कही है, चाहे वो मानववाद की हो, सृजनात्मक मानव की खोज हो, धर्मनिरपेक्षता, तार्किकता, वैज्ञानिक सोच, विश्व के अन्य देशों में 14वीं से 16वीं सदी के दौर में ये सारी बातें पहले से ही विद्यमान थी। लेकिन यूरोप में जो 5वीं से और 13वीं सदी में जो धर्म, चर्च, पोप और शासक का जो चतुष्कोणीय जो गठबंधन चला, उसने इन सब बातों को कहीं ना कहीं एक प्रकार से मिटाने का प्रयास किया, धूल दूषित करने का प्रयास किया। इन्हीं सब 5 बिंदुओं का जो चिंतन है उसे हम पुनर्जागरण में देख सकते हैं। इस काल की जो बेहद खूबसूरत कृति जो मानी जाती है वो है मोनालिसा। मोनालिसा अपने आप में उस सृजनात्मक मानव की खोज थी, उस मानव की संवेदनाओं की अभिव्यक्ति है। उसमें हमें मानववादी दृष्टिकोण भी देखने को मिलता है, हमें उसके इस चित्र के पीछे एक वैज्ञानिक सोच भी देखने को मिलती है। तो पुनर्जागरण कुल मिलाकर देखा जाए तो यूरोप में एक नए और प्रगतिशील विचारों का संवाद था, जिसकी पृष्ठभूमि 10वीं से 12वीं सदी के चिंतन में कहीं ना कहीं दबे स्वरों में ही सही वो चेतना विद्यमान थी, जिसने एक अपनी गुरुत्व, अपनी तीव्रता, अपनी सघनता और गहनता है वो 14वीं से 16वीं सदी के दौर में अर्जित की। और इस पुनर्जागरण ने यूरोप को वो गति, वो त्वरण, वो ऊर्जा प्रदान की, जिसके फलस्वरूप यूरोप ने पूरी दुनिया में साम्राज्यवाद और उपनिषदवाद का दौर स्थापित किया। यूरोप ने वैज्ञानिक प्रगति का सूत्रपात किया और वर्तमान विश्व की जो वैश्वीकरण की जो प्रगति है या वर्तमान विश्व की जो तकनीकी प्रगति है कि आज दुनिया 5G की टेक्नोलॉजी में पहुंच चुकी है, हम नैनो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में व्यापक प्रगति कर चुके हैं। इन सब के पीछे कहीं ना कहीं 14वीं से 16वीं सदी के यूरोप की वो वैज्ञानिक चिंतन, वो मानववादी दृष्टि, वो धर्मनिरपेक्ष भावना और वो तार्किकतापूर्ण विश्लेषण की चेतना है वो विद्यमान थी। हमें इस यूरोप के पुनर्जागरण को इसी संदर्भ में देखने की आवश्यकता है। अगले व्याख्यान में हम पुनर्जागरण का सबसे पहले जो विस्फोट है वो इटली में ही हुआ, उसको देखने का प्रयास करेंगे। पुनर्जागरण की ये पूरी श्रृंखला है मेरे द्वारा 4 भागों में प्रस्तुत की जाएगी, जिसका प्रथम भाग आज आपने सुना। दूसरे व्याख्यान के अंतर्गत पुनर्जागरण का विस्फोट या पुनर्जागरण की यात्रा का प्रारंभिक बिंदु इटली ही क्यों था, या इटली में ऐसी खास बात क्या थी जिसके कारण से
पुनर्जागरण की चेतना का जन्म सबसे पहले इटली में हुआ और इटली ने उसे समूचे यूरोप के माध्यम से धीरे धीरे पूरी दुनिया में उस प्रकार के विचारों को अपने अपने हिसाब से अपने स्वार्थों के अधीन उसको व्यापक प्रचारित और प्रसारित करने का प्रयास किया। तीसरे व्याख्यान के अंतर्गत हम इसकी अभिव्यक्ति के विभिन्न आयामों को समझने का प्रयास करेंगे और चौथे व्याख्यान के अंतर्गत कि पुनर्जागरण का यूरोप पर और विश्व पर क्या व्यापक प्रभाव पड़ा, इन्हीं बातों को विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। तो मेरी आपसे ये अपेक्षा है कि पुनर्जागरण की इस श्रृंखला के 4 व्याख्यानों को आप पूरी तल्लीनता के साथ, पूरी एकाग्रचित्ता के साथ सुनने का प्रयास करेंगे। अगर हम चीज़ों को, मेरा इन व्याख्यानों को जारी करने के पीछे एक उद्देश्य और एक मकसद यही है कि इतिहास की पाठ्य पुस्तकों में या आपको सामान्य बोलचाल में जैसी हमारे किसी मत, किसी तर्क या किसी व्याख्या के पीछे जो मंतव्य या दृष्टि विकसित हो जाती है, उस मंतव्य, दृष्टि और तर्क को आप जब तक स्वीकार नहीं करें, जब तक कि वो तार्किकता आपकी वैज्ञानिक सोच या मानववादी दृष्टि पर वो पूरी तरह से खरी नहीं उतरती, किसी भी पुरातन परंपरा को या उत्कृष्ट विद्वान के द्वारा कोई बात कही गई है या सदियों से चली आ रही उसकी व्याख्या है, उसको आपको इस रूप में ढोने की आवश्यकता नहीं है। आपकी चेतना है, आपका विवेक है, आपकी दृष्टि है, आपको इसी रूप में लेने की आवश्यकता है। अगर आप इन रूपों में चीज़ों को देखने का प्रयास करेंगे तो आप एक बेहतर इंसान बन पाएंगे, आपको चीज़ों की एक बेहतर समझ होगी, आपके दिमाग के साथ या आपको मानसिक रूप से आपकी विवेक को कोई भी अपने अधीन करने का प्रयास नहीं करेंगे और एक तार्किक और एक कल्याणकारी मानव है वो आप बन पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।